अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार साथियों। मैं वासिफ कुरैशी, नवलगढ़, राजस्थान। थ्री डॉट्स स्कूल के डायरेक्टर हमारे साथ में इब्राहिम खान साहब इस चैनल पर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत अभिनंदन और स्वागत है, इस्तकबाल है। शुक्रिया। सर, थ्री डॉट्स स्कूल ने जिस तरीके से यहाँ झुंझुनू के अंदर कब ये स्थापित होती है? जी, 1983 में इस स्कूल की नींव रखी गई थी इस विज़न के साथ कि गरीब के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन फ्री या बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिले। जी, और उस वक्त हमारे मरहूम एक बड़ा नाम थे तालिब जी, जी, साहब, जी। तालिब तालिब जी के नाम से जिनको झुंझुनू के लोग जानते हैं, उन्होंने इस स्कूल की नींव रखी थी। और उसके पीछे उनका जो विज़न था वो भी यही था कि उनके जो फादर थे वो कस्टम ऑफिसर थे हैदराबाद स्टेट में, और एक अच्छी लग्जरी लाइफ जो है इन लोगों की थी, और अचानक एक एनकाउंटर में वो एक्सपायर हो गए। और अच्छा, उसके बाद में हमारी नानी ने हमारे मामू, हमारी अम्मी वगैरह को सिलाई करके पाला। अच्छा, तो अच्छा। जो बचपन में उन्होंने जिस चीज़ को फ़ील किया कि हम, क्योंकि हमारे सर पे कोई हाथ नहीं था, माँ थी वो सिलाई करके हमें पाल रही पोस रही थी, तो हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, अच्छी जी, एजुकेशन नहीं ले पाए। और बहुत थोड़ी-सी एजुकेशन हासिल करने के बाद ही दोनों भाई जॉब में आ गए ताकि अपनी माँ की मदद कर सकें। तो वो एक दर्द, एक फीलिंग जो है उनके दिल में थी। जी, जी। तो उन्होंने सोचा कि जो हालात हमने देखे, वैसे हालात और जो लोगों के सामने हैं, कम से कम हम ऐसा एक सिस्टम डेवलप करें ताकि गरीब का बच्चा जो है क्वालिटी एजुकेशन लेकर अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को अपना योगदान दे सके। और 1983 से ये प्राइमरी लेवल से शुरू हुआ, फिर धीरे-धीरे अपग्रेड होते हुए सीनियर सेकेंडरी तक पहुँचा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर दोनों मीडियम से अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम हैं, और उसके अलावा हॉस्टल भी जो है हमारे यहाँ पर है, जिसमें पूरे राजस्थान के करीब 10, 12, 15 डिस्ट्रिक्ट्स के जो बच्चे हैं यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना कि गरीब बच्चों के लिए इन्होंने कितनी अच्छी सोच अपने दिमाग के अंदर ये पैदा की कि किसी गरीब का बच्चा पढ़ लिख लेगा तो अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी हासिल कर लेगा। अब हम रुख करते हैं, हम बात करते हैं इनके जीवन के बारे में। जो आपके सामने शख्सियत मौजूद है इब्राहिम खान साहब, इनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि सर 1998 1998 के अंदर आप बीटेक करते हैं। जी। उसके बाद में आप लगभग 2002 के अंदर वहाँ पे जॉब भी सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो कैसी रही आपकी जर्नी तालीम की, वो ज़रा बताइए आप? हुँ। स्कूलिंग तो गवर्नमेंट स्कूल से रही, खेतड़ी से पढ़ा मैं, क्योंकि जी, उस ज़माने में प्राइवेट स्कूल्स नहीं हुआ करते थे। जी, और उसके बाद में मैंने पिलानी से बिरला इंस्टीट्यूट से ही डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। 98 में मैंने इंजीनियरिंग बीटेक किया पुणे यूनिवर्सिटी से। जी, जी। और ये वो दौर है जिस दौर में पूरे राजस्थान में सिर्फ 5 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे। अच्छा, हर माँ-बाप की अपनी एक ये इच्छा हुआ करती थी कि मेरा बेटा या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। जी, उस दौर में आज तो देख रहे होंगे आप, दुनिया भर के कॉलेजेस जो हैं पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में खुल गए। मेरे ख्याल से झुंझुनू जिले में ही 5-6 ज़्यादा इंजीनियरिंग कराने वाले इंस्टीट्यूट्स होंगे, जी, जी। और उस वक़्त पूरे राजस्थान में ही हुआ करते थे। तो उस दौर में हमने की थी। और इरादा तो कहते हैं ना कि बंदा अपने हिसाब से सोचता है, और हुँ, अल्लाह की प्लानिंग जो है ना अपने हिसाब से चलती है। बेशक, बेशक। तो हमारे साथ भी यही हुआ कि प्लान तो था कि बीटेक के बाद में बिट्स पिलानी से मास्टर ऑफ सॉफ्टवेयर साइंस जी, जी। एक कोर्स होता है, मास्टर डिग्री होती है, वो करेंगे और उसके बाद में अमेरिका शिफ्ट होंगे। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस थी कि 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपको स्पॉन्सर करेगा तो आपका एडमिशन होगा। तो हम वो एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए जॉब कर रहे थे वहीं जी, पिलानी में जी, ही एज़ ए लेक्चरर। और 3 साल कंप्लीट होते 2002 मई में, हाँ, हाँ। और जून में हमारा एडमिशन होता। हमने फॉर्म्स भी भर दिए थे बिट्स में। और लेकिन क्या, खुदा को कुछ और ही मंज़ूर था। जी, जी, 2002 फरवरी में तालिब साहब का इंतकाल हो गया। जी। और उनका जो लड़का है वो उस वक़्त इंजीनियरिंग कर रहा था, और कोई ऐसा था नहीं घर में जो इस इंस्टीट्यूट को देख सके, सँभाल सके। तो इस स्कूल की ज़रूरत समाज के लिए, या तालिब साहब की और उनके परिवार की जो कुर्बानियाँ थी इस स्कूल के जी, जी। लिए, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि मुझे लगा कि शायद अगर इस वक़्त इस स्कूल को नहीं सँभाला गया, तो
पता नहीं सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, जी, करने वाला तो अल्लाह की जात है, बेशक। लेकिन मैं मानता हूँ कि अल्लाह की तरफ से कोई इशारा था और मैंने वो सारी चीज़ें अपनी जो थी वो छोड़ दी जी, जी। और मैंने अपने आप को उस स्कूल के अंदर अ, दाखिल कर लिया। दाखिल कर लिया और एज़ अ डायरेक्टर यहाँ बाकी सब अच्छा ही रहा पूरा इस दौरान। देखिए कि जैसे कि आपने सुना कि अपने जीवन की सक्सेस को छोड़ने के बाद में खिदमत-ए-खल्क का काम जो कौम के लिए करते हैं, वो इंसान हर बुनियाद के ऊपर, हर कदम के ऊपर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हुए दिखाई देते हैं। अगला मेरा सवाल ये रहेगा हमारी बातों ही बातों के अंदर जैसे आप शिक्षा से जुड़े, तालीम से जुड़े, आपके दिल के अंदर जो कौम का दर्द है सर वो बातों ही बातों में दिखाई दे रहा है। हुँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को अचानक से आप मूव करते हैं। हुँ, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उसके बाद में आप पॉलिटिक्स के मंचों पे आते हैं, सियासी मंचों पे आने के बाद में ज़बरदस्त भाषण देते हैं, लोग मुतासिर होते हैं हुँ। अल्फाज़ों से। क्या कहना चाहेंगे सियासत के बारे में? जी, शिक्षा के क्षेत्र से आप सीधे मुझे पॉलिटिक्स के अंदर ले आए। जी। बीच में एक और लाइन है, वो है सोशल एक्टिविटीज़ जी, जी, जी। और शिक्षा हमारा परिवार तो शिक्षा के नाम से ही जाना जाता है। जी, जी। शिक्षा को बढ़ाने वाले ख़ास तौर से नारी बच्चियों की जो शिक्षा है उसके लिए हम लोग शायद तालिब साहब को क़यामत तक याद रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जी, लेकिन सीधे पॉलिटिक्स में नहीं एक्चुअली ये जो एजुकेशन की जो लाइन है, स्कूलिंग जो है ये भी एक तरीके से सोशल अ, एक्टिविटी है, समाज सेवा है और उसको हम उसी तरीके से कर जी। रहे हैं अभी भी। हालाँकि लोग कह रहे हैं कि शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो गया, हुँ। लेकिन हमारा नहीं हुआ अभी। जी, जी। हम अभी भी उसी ढर्रे पे जो पुराना शिक्षा जो है, वो समाज सेवा की दृष्टि से ही हम लोग ले रहे हैं। तो वो समाज सेवा से तो एक्चुअली हम जुड़े हुए थे ही, लेकिन उसके बाद में काफ़ी समय तक 3-4 साल, 5 साल, 6 साल तक हम लोगों ने दूसरी जो एक्टिविटीज़ है समाज के अंदर के समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर ख़त्म करना, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना और जिस तरीके से भी हमारा जो पिछड़ापन है, जैसे कि 2008 में जो सच्चर रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 2050 को और अगर हम 2008 को कंपेयर करें, तो हम अर्श से और फर्श के ऊपर आ गए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारी जो पार्टिसिपेशन था गवर्नमेंट जॉब्स में जो तकरीबन 50% के आसपास था उस ज़माने में, वो जी, घट के 1% से भी कम हो गया। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए वापस वो हमारा खोया हुआ मकाम, वक़ार हासिल करने के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए एक इंसान की, वो सारी हमने करने की कोशिशें की और उसको आप सोशल एक्टिविटीज़ का नाम दे सकते हैं। जी, जी। अब उसी दौरान मैंने एक चीज़ महसूस की कि सबसे पावरफुल टूल जो है सक्सेस का, आगे बढ़ने का, लोगों को अपने साथ आगे ले जाने का जी। वो टूल है पॉलिटिक्स। पहले मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हूँ पॉलिटिक्स में। जी, हमने कोशिश की कि हमारे बीच में से कोई व्यक्ति जो है वो आगे निकले जी। और उसको हम पॉलिटिक्स के अंदर सपोर्ट करें। हम सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन वो बंदा जो है वो पॉलिटिक्स में आगे जाए। क्योंकि लोगों की एक आज के दौर में हालाँकि बहुत महँगा हो गया चुनाव, कहते हैं कि पैसा है तो ही काम होगा। हुँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास जिगरा है और आपके अंदर चुनाव लड़ने की इच्छा है, जी, तो पैसे आ जाते हैं। बिल्कुल। राजकुमार शर्मा के पिताजी आपके तो क्षेत्र के ही हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल मेरी टीचर विधानसभा ही से। थे, हुँ। लेकिन पहला चुनाव लड़ा तो उनके पास पैसा था क्या? नहीं। जिगरा था। जी, बिल्कुल। राजेंद्र सिंह हुड्डा पहला चुनाव लड़े, उनके पास पैसा था क्या? जी, जी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आप उठा के देखेंगे अगर आपके पास जिगरा है, तो पैसा अपने आप आ जाता है और दुनिया लोग आपको सपोर्ट करते हैं और जी, आप जी। एमएलए, एमपी बन जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखी, तो मुझे लगा कि ऐसा कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, जो आगे-आगे पॉलिटिक्स के अंदर हमारी बात रख सके। तो जी, मेरा एक सीधा-सा पॉलिटिक्स में एक सीधा-सा उद्देश्य है, एक मेरी लाइन है और मैं हमेशा कहता हूँ कि या तो आप ऐसे किसी व्यक्ति के पीछे हो जाएँ, जो आपकी बात रख सके, बिल्कुल। आपकी बात कह सके, आपके लिए खड़ा हो सके, आपके लिए लड़ सके और अगर ऐसा कोई बंदा नहीं है, तो आप खुद खड़े हो जाएँ या उसको जी, वाइस वर्सा कर लें कि आप अपने अंदर लीडरशिप को पैदा करें। अगर आपके अंदर कोई लीडर नहीं है ऐसा, जी, तो फिर ऐसे लीडर के पीछे खड़े हो जाएँ, जिसके अंदर आपके लिए खड़े होने की क्षमताएँ हों। तो इस तरीके से ये पॉलिटिक्स वाला जो फ़ेज़ आया, वो इस वजह से आया कि शायद मुझे लगा कि पॉलिटिक्स के मामले में झुंझुनू विधानसभा में एक वैक्यूम है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं भी, जी, जी। तो मैं ये नहीं पाता उनके अंदर कोई एक जोश और जज़्बा है कि नहीं जी। मुझे तो करना ही है। बिल्कुल, आपने पॉलिटिक्स की बात भी कही।
लेकिन कहीं न कहीं क़यादत के मामले में आपने बात कही और समाज के मामले में आपने बात कही, तो क़यादत का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। हुँ, नुकसान क्यों हुआ है सर? किस वजह से हुआ है? जैसे आपने कहा मेरा जवाब देते हुए कि क्या हम अर्श के ऊपर थे, फर्श पे आ गए। क्या हुँ। कारण रहा इसका? कि जब भी कोई नया सोशल लीडर खड़ा होता है जी, जी। समाज के अंदर और अपनी तरफ से कोशिश करना शुरू करता है, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हाँ। सोशल लीडर्स हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो उसको अपने लिए एक थ्रेट मानना शुरू कर देते हैं। थ्रेट मारना शुरू कर दिया। कि साहब उसको लगता है कि ये लड़का जो अब नया-नया काम कर रहा है, तो ये ज़रूर इसकी कोई ना कोई पॉलिटिकल ना सोच है हाँ, हाँ, और हाँ। आगे आने पर ये वापस मेरे सामने अपनी एक कॉम्पिटिटर के तौर पे खड़ा होगा, तो वो उसको वहीं से क्रश करना शुरू कर देते जी, हैं। जी। दूसरी चीज़ सोशल एक्टिविटीज़ में जो चीज़ मैंने महसूस की कि ज़्यादातर लोग मेजॉरिटी जो है ना, वो सोशल एक्टिविटीज़ में आते ही इसलिए हैं कि उनको पॉलिटिकल लीडर बनना है। हाँ। तो उनका उद्देश्य समाज का उत्थान नहीं है, जी, जी, उनका जी। उद्देश्य खुद का उत्थान है। पॉलिटिकल की अगर हम बात करें तो वो पॉलिटिक्स के अंदर भी वही है कि कोई भाजपाई हो गया, कोई जी, सपाई हो गया, कोई जी। कांग्रेसी हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। उन्होंने भी अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म्स बना लिए। एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम करते हैं और जब समाज को ज़रूरत पड़ती है उनकी, कोई मैटर हो गया, कोई मामला हो गया, मान लो सीए एनआरसी का कोई मामला आ गया, 3 तलाक का कोई मामला आ गया या और कोई मामला पेश आ गया, तो 2 मिनट में खड़े हो जाएँगे, जी हम तो पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं। तो आप जब पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं तो इसका मतलब आपका समाज से कोई लेना-देना नहीं है। तो जी, ये जी। जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हमारे फेल होने की, समाज के गिरने की या ये कहें कि इनके फेल्योर का खामियाजा जो है ना, वो समाज ने भुगता है। इसका समाधान क्या होना चाहिए? समाधान तो सबसे ज़रूरी तो है ईमानदारी। जो भी लीडर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, चाहे वो रिलीजियस एक्टिविस्ट हों, सारे इन सबको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, ठीक है? मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, तो मैं उस सोशल एक्टिविटीज़ को टूल नहीं बनाऊँ। उसको टूल बना के मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर समाज को भूल जाता हूँ। इन सारी चीज़ों के अंदर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो काम होगा। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमें ये मान लीजिए कि अगर आपको समाज को सुधारना है, तो 90% काम आपको शिक्षा के क्षेत्र में करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। खास तौर से एक जो चीज़ में एक एक अलार्म शायद आप लोग भी महसूस करते होंगे, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने खड़ी होने वाली है। वो ये है कि आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं। जी। पहले के मुकाबले स्तर सुधरा है। पिछले 10, 12, 15 साल में बहुत सारी संस्थाएँ, लोग काम कर रहे हैं अपने-अपने स्तर के ऊपर। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े हैं, हमारे बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं और जी। अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा अक्सर आप तो हर प्रोग्राम में जाते हैं, जितने भी हमारे प्रतिभा सम्मान समारोह जी, हो जी, रहे हैं जी। या हम अखबारों में देखते हैं या फ़ेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हम लोग देखते हैं। ज़्यादातर तस्वीरें जो आ रही हैं, वो लड़कियों की आ रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रोथ उनका ज़्यादा हो रहा है। लड़के कहाँ हैं? रात के 2 बजे घर पे जाते हैं आराम से। तो ये जो दिक्कत है ना, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करने वाली है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें आज से काम करना पड़ेगा। जी, कि ये बिल्कुल। जो बच्चे हैं, अब लड़कियाँ क्यों पढ़ रही हैं और लड़के क्यों नहीं पढ़ रहे, इसको भी समझना पड़ेगा। लड़कियाँ इसलिए पढ़ रही हैं कि तमाम तर जो पाबंदियाँ हैं, हम बच्चियों पे लगा रहे हैं। जी। माँ-बाप जो हैं अपनी सारी ये बच्ची कितने बजे घर से निकली, कितने बजे स्कूल पहुँची, कितने बजे छूटी, कितने बजे घर आ गई और घर आने के बाद में वो बाहर नहीं जा रही, घर में ही रह रही है, वो माँ की मदद भी करवा रही है काम करने में, वो पढ़ भी रही है। यानी सारी पाबंदियाँ हैं, वो मोबाइल पे किससे बात करती है, मोबाइल से उसके कौन-कौन दोस्त हैं, आप हर चीज़ का ख़्याल रखते हैं। ख़्याल रखते हैं, ठीक है? आपको लगता है कि यार ये बच्ची कहीं किसी गलत रास्ते पे नहीं निकल जाए, हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाए। लेकिन वो पाबंदी आप अपने लड़के पे नहीं लगा पा रहे, वो नुकसान है। वो नुकसान हो रहा है। मतलब आपके घर में पढ़ने का हम लोग कहते हैं अक्सर कि हमारे घरों में पढ़ने का माहौल नहीं है, जी। ये कहा जाता है। लेकिन अगर घर में पढ़ने का माहौल नहीं होता तो लड़की नहीं पढ़ती। जी, लड़की बिल्कुल। पढ़ रही है इसका मतलब घर में पढ़ने का माहौल माहौल है। है। आप अपनी घर की बच्ची को सही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, सही तरीके से उसको ट्रेन कर रहे हैं, सही तरीके से उसको तैयार कर रहे हैं, यानी वो स्किल भी आपके अंदर है। लेकिन आप उस सारी चीज़ों को लड़की पे तो अप्लाई कर पा रहे हैं, लड़के पे अप्लाई नहीं कर नहीं पा कर रहे। पा रहे। तो आप जितनी पाबंदियाँ और जितनी चीज़ें जो आप बच्ची के ऊपर लगा रहे हैं, उतनी की उतनी आप अपने लड़के पे भी लगा दें। वो 6 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जी। उसके कौन-कौन दोस्त हैं, किससे मिल रहा है, स्कूल में उसकी क्या परफ़ॉर्मेंस चल रही है। आप सारी चीज़ें जो लड़की पे अप्लाई कर रहे हैं, वो लड़के पे भी कर दें, तो लड़के भी पढ़ने लग जाएँगे जी, और जी। जब लड़के पढ़ने लग जाएँगे, तो अपने आप
स्तर सुधर जाएगा हमारा। तो इस पे हमें काम करना पड़ेगा, एजुकेशन पे हम काम करें, हमारे घरों में पढ़ाई का माहौल बनाएं। जितनी पाबंदियां हमने हमारी लड़कियों पे लगा रखी हैं, उतनी की उतनी पाबंदी हमें हमारे लड़कों पे भी होनी चाहिए, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अक्सर ये बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कि हमें कहा जाता है कि कुरान में ये लिखा है कि लड़की जो है या औरत जो है वो बुर्के में रहनी चाहिए, या उसका चेहरा ढका होना चाहिए, उसका जिस्म ढका हुआ होना चाहिए, कहा जाता है ना। इस बात को हम ये खत्म कर देते हैं। जी तो जहां पर ये लिखा है कि एक औरत को अपने आप को ढक के रखना चाहिए, वहीं पर अगली लाइन ये लिखी हुई है कि मर्द को भी अपनी नजर को झुका के रखना चाहिए। नीचे रखना चाहिए। तो हम उस बच्ची को तो बुर्के में घुसा देते हैं, उसको पर्दे में डाल देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम उस बच्चे को ये नहीं सिखा पा रहे कि तुझे भी नजर नीचे नीचे रखने का हुक्म है। बिल्कुल तो जब बिल्कुल ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होने लग जाएंगी, तो चीजें अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना कि कितने शानदार अल्फाजों से इन्होंने पूरी परिभाषा बताई, पूरी डेफिनेशन बताई, विस्तार पूर्वक बात बताई। ये बातें सारी की सारी अमल में लाना है। सर मैंने मेरा पर्सनल एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर भी जो बात आपने कही है कि रात के 2 बजे जो बच्चा घर पर आ रहा है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। रात के सुबह के 6 बजे के बाद में या शाम के 6 बजे के बाद में बकरी के बच्चे की तलाश हो जाती है। उस बच्चे की तलाश नहीं होती कि वो कहाँ से आ रहा है। इसी के साथ अगली कड़ी के अंदर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, राजेंद्र गुढ़ा साहब जो आपके बहुत ज्यादा करीबी है, आपके दोस्त है, आपके मित्र हैं, कब दोस्ताना ताल्लुकात हुआ और दोस्ताना ताल्लुकात मंच पे भी दिखाई देने लगा? ये एक्चुअली क्या है, ये दोस्ताना ताल्लुकात तो अगर हम बात करें, ये हिंदुस्तान जो है ना, जी इसमें बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं, बिखरी पड़ी हैं, जी जी जो गंगा जमनी तहजीब जी जी जो बिल्कुल है हमारी हिंदुस्तान की, वो ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है ना। बहुत सारी कहानियां आपको मिलेंगी हिंदू और मुसलमान के बीच में, आपसी गठजोड़ की, आपसी मेल मिलाप की, आपसी मोहब्बत की, दुनिया भर की कहानियां हैं। तो ये कहानी तो शुरू होती है आज से 550-600 साल पहले। जी जी ये हम शेखावाटी में हैं। बिल्कुल शेखावाटी नाम जो पड़ा वो शेखावत से पड़ा है। शेखावत से शेखावत जो नाम पड़ा वो शेखा से पड़ा है। शेखा से शेखा। राव मोकल एक हुए हैं राजपूत सरदार, जी जिनके कोई औलाद नहीं थी, और शेख बुरहानुद्दीन जो हैं वो वहाँ अमृतसर के आसपास पहाड़ियों में अपनी इबादत में मशगूल थे। जी और राव मोकल जो है मायूस हो चुके थे कि मेरी औलाद नहीं होगी, लेकिन फिक्र भी थी कि मेरी ये जो मेरा जो ठिकाना है, मेरी जो रियासत है, इसको फिर आगे कौन संभालेगा। जी जी तो अक्सर वो वहाँ जाते थे, तो शेख बुरहान उनको देखते थे, तो वो महसूस होता था कि ये परेशान है। तो एक दिन मिले, बात हुई, उनकी दुआ से एक बच्चा पैदा हुआ। अच्छा उसका नाम है, उनका नाम रखा उन्होंने शेखा। अच्छा ये ग्रेटिट्यूड था शेख बुरहानुद्दीन को, शेख से बना शेखा शेखा। ये ग्रेटिट्यूड उन्होंने शो किया कि जी आपकी दुआ से पैदा हुआ, तो मेरा नाम शेखा है। शेखा जब बड़े हो जाते हैं, हुकूमत संभालते हैं, तो जयपुर के महाराज के साथ में उनकी टसल चलती है लगान को लेके। तो जयपुर स्टेट बड़ी थी, जी ये तो छोटी सी स्टेट थी। तो इन पे जब दबाव बनता है, तो एक लश्कर उस जमाने में पठानों का गुजरात से अफगानिस्तान वापस जा रहा था, जी वो वहां पे पड़ाव करता है। शेख बुरहान उन दोनों को बिठाते हैं, आपस में हाँ मिलाते हाँ हैं, दोनों का गठजोड़ बनता है और दोनों में दोस्ती होती है। फिर दोनों पठान और राजपूत मिलके बहुत सारे युद्ध जो है ना लड़ते हैं। तो ये दोस्ती जी तो है इतनी पुरानी हमारी। अच्छा अच्छा ये हमारे बुजुर्गों के बीच की, जो बीच जी की एक 10 सूत्री एक कार्यक्रम था, जी उसका एक आगे मामला बढ़ा। फिर ये जब मंत्री हुआ करते थे उस जमाने में, हमारी नजदीकियां बनी। वैसे तो जानते थे, लेकिन उस वक्त ज्यादा नजदीकियां बनी, और बनते 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 यहाँ ये उपचुनाव का एक मामला आ गया झुंझुनू के हाँ अंदर। गुड़ा जी के साथ में जुड़े, दुआ करो आपके आने वाले चुनाव में हम लोग थर्ड फ्रंट जी राजस्थान के अंदर खड़ा। अभी आपने देखा होगा नरेश मीणा का चुनाव था हाँ अंता के अंदर अंता में, मैं भी गया था वहां पे। जी 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 हालांकि वो हार गए, लेकिन इतने कम टाइम पीरियड में 53,000-54,000 वोट लेना कोई मामूली खेल जी नहीं जी है, जबकि सरकार पूरी वहां लगी हुई है, पूरी कांग्रेस की मशीनरी वहां लगी हुई है। उनके बीच में से 53,000 वोट निकालना, और उसमें लीडरशिप राजेंद्र सिंह घोड़ा की रही। और सबसे खास बात यह रही कि जो अपोजिट पोल माने जाते हैं हाँ राजनीति के अंदर, राजस्थान की राजनीति में 2 अपोजिट पोल है, जाट और राजपूत। जी बिल्कुल बिल्कुल जाट मतलब हनुमान बेनीवाल, जी और राजपूत मतलब राजेंद्र राजेंद्र सिंह गुढ़ा गुढ़ा।
अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, इनकी पार्टी की आइडेंटिटी नहीं है, बिल्कुल, इनकी बिल्कुल, पर्सनल बिल्कुल। आइडेंटिटी है। दो अपोजिट पोल जो है ना वहाँ एक मंच पे थे। मंच पे बैठे थे। तो ये जो है एक सुखद संकेत है। जी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ये बात बोली, यार ये तो मुसलमानों ने मेरे को वोट दे दिए, तुमने तो बड़े घरानों को वोट हाँ, डाले थे। हाँ। और फिर झुंझुनू का जब चुनाव हुआ, और झुंझुनू के चुनाव के बाद में राजेंद्र सिंह घोड़ा ने 10,000 राजपूत सरदार पूरे हिंदुस्तान के इकट्ठे हुए थे जयपुर के जी, अंदर। जी। उस मीटिंग के अंदर राजेंद्र सिंह घोड़ा ने कहा कि ये तो मुसलमानों ने मुझे मेरे घर जाने लायक बना दिया, वरना है ना आप लोगों ने तो अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। जी, जी। मुस्लिम को अगर लीडरशिप अगर चुननी है तो ऐसे लोगों की चुननी पड़ेगी जो खड़े होके और पूरी हिम्मत के साथ में छाती ठोक के कह सके कि हाँ मुसलमान हमारे साथ खड़े हुए थे। अपनी बातों से और अपने सोच से आप ये मतलब मैं ये चाहूँगा कि प्रेज़ेंटेशन कर रहे हैं आप, परिपक्व है राजनीति के अंदर पूरी तरीके से। चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे आप आने वाले चुनाव के अंदर नगर परिषद? देखो नगर परिषद का तो अभी कुछ तय ही नहीं है। नगर जी। परिषद का चुनाव तो कुछ तय नहीं है, और अभी तो यही तय नहीं है कि डायरेक्ट चुनाव होगा जी, जी। या इनडायरेक्ट चुनाव होगा, क्योंकि अभी तो बीजेपी का एक रोज स्टेटमेंट आता है कि डायरेक्ट करवाएंगे। तो सही ये सारी चीजें हो जाएंगी डिसाइड, उसके बाद सोचेंगे। आपके अंदर काबिलियत है, शुक्रिया आपका। आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपकी भाषा पे आपको आपका कंट्रोल है, और आपका विजन जो है वो भी अच्छा है। लोग एक लिमिट से ज्यादा सोच नहीं पाते हैं ना। जी, जी, जी। पत्रकार जो होता है या ये इस तरीके की जो चीजें होती हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें वो सोच जहाँ आदमी एक आम आदमी जहाँ तक सोचता है, वहां से आगे जाके सोचना पड़ता है, जी, जी, जी। और वहां से आगे सोचने की आपके अंदर क्षमताएं मेरे को नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने अल्फ़ाज़ों के ज़रिए से जो मोहब्बत, जो प्यार, प्रेम दिया, मैं इसे दुआएँ समझकर कबूल करूँगा। ये थे हमारे साथ में थ्री डॉट्स स्कूल के डायरेक्टर इब्राहिम खान साहब, जिन्होंने मेरे सवालों के जवाब बेबाक तरीके से देते हुए सारी की सारी बातें वो भी बताई, आप सफल कर सकते हैं। शिक्षा के ऊपर इन्होंने बात की और फिर पॉलिटिक्स पे की, फिर सोशल वर्कर जितने भी हैं सारे के सारे, उन पर भी बात कही है। सारे जवाब इनके बहुत शानदार थे। मिलते हैं एक नए व्यक्ति के साथ, नए विचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।